वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोकेबलरी विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 7। मिसलेनियस क्वेश्चंस तो हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब आज के सेशन में कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आए हैं। वोकेबलरी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में और फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रीवियस पेपर्स में बहुत ज़्यादा आए हुए जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, जिनके आने की संभावना तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे कुछ वोकैब्युलरी के वर्ड्स हम लेके आए हैं और उनके साथ-साथ उनको डिस्कस करने के बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस का 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें अलग-अलग तरीके एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कई तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है? ये वोकैब्युलरी वाला पार्ट जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वोकैब्युलरी वाला पार्ट हम आज आपको देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले समय के क्लासेस में, सेशंस में आपको मिलेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, जो वोकैब्युलरी का वर्ड्स बताएँगे उनके क्वेश्चंस आगे कहीं मिलेंगे आपको। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब्युलरी विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 7। देखिए, वोकैब्युलरी फॉर एग्जाम्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वो हम आज लेके आए हैं। पहला वर्ड है उसमें एब्जेक्ट, दूसरा वर्ड है एक्विट, तीसरा है कैलस और चौथा है क्यूबरसम। ठीक है? ये 4 वर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस के रूप में सिनोनिम एंटोनिम से पूछे गए हैं, तो इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो मीनिंग लिखा है वो भी और उसके साथ कोई एग्जाम्पल के थ्रू भी, जिससे आपको याद रहे। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, टोटल। सम पीपल लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। देखिए, नाउन के पहले आया है और ये वर्ड नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये है एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। ठीक है? इसका मतलब होता है परम या बहुत ज्यादा, या हिंदी में एक वर्ड सुना है आपने, अत्यंत। इंग्लिश में एक्सट्रीम या टोटल या एब्जेक्ट कहा जाता है। कुछ लोग हमारे देश में बहुत एब्जेक्ट पॉवर्टी में, मतलब अत्यंत गरीबी के हालात में ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अत्यंत बोलना हो, बहुत ज़्यादा बोलना हो, एक्सट्रीम बोलना हो, टोटल बोलना हो, तो क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एब्जेक्ट। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि भाई तुम बिल्कुल जो है बहुत खराब स्थिति में हो, तो एब्जेक्ट कंडीशन में हो, एक्सट्रीम बैड कंडीशन में हो, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है? क्योंकि इस वर्ड को जिसके पहले लगाएँगे उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? इसीलिए एब्जेक्ट का मतलब एक्सट्रीम या टोटल से लगाया जाता है और ये सेंटेंस इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि किसी नाउन के पहले ये वर्ड को रखा जा सकता है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है? देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अक्विट। फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो कोई व्यक्ति जो है उसको मुलजिम कहा जाता है जब तक साबित ना हो जाए कि वो मुजरिम है। ठीक है? तो ऐसे में अगर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, कोर्ट ने या जज ने डिसाइड किया कि ये व्यक्ति जो है गलत नहीं है और इसको जो है इसके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत हैं, और इसी वजह से एविडेंस जो है नहीं था उसे प्रूव करने के लिए गिल्टी, और उसे छोड़ दिया गया। तो ऐसे में उसे बरी कर देना, हिंदी में जो वर्ड होता है, इंग्लिश में क्या होता है? एक्विट कर देना। ठीक है? ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्जेस। एक्विटेड के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग के साथ-साथ उनके साथ आने वाली प्रीपोज़िशन भी इम्पोर्टेंट होती है, जो दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि किस वर्ड के साथ कौन-सा प्रीपोज़िशन आता है। अगर याद नहीं होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के बेस पे आते हैं, जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो ध्यान रखिएगा, एक्विटेड ऑफ द चार्जेस होता है, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोज़िशन का यूज़ होता है। सेंटेंस का मतलब है उसे चार्जेस से, जो इल्ज़ामात उस पे लगाए गए थे उस व्यक्ति पे, उससे उस व्यक्ति को बरी कर दिया गया या छोड़ दिया गया। ठीक है? हिंदी में बरी करना, इंग्लिश में एक्विटेड ऑफ द चार्जेस कहा जाता है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, एक्विट का मतलब है छूट जाना या किसी क्रिमिनल चार्जेस से दोष मुक्त कर देना, एक्विट कहलाता है। कैलेस का मतलब है इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, रिगार्डलेस या डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। हिज कैलस कमेंट्स मेड मी हेट हिम। कैलस का मतलब होता है उस व्यक्ति के इनसेंसिटिव या क्रूअल या डिसरिगार्ड, दूसरे लोगों के प्रति किसी व्यक्ति की संवेदनहीनता को हम कहते हैं कैलस होना। कैलस का मतलब है जिस व्यक्ति के अंदर जरा सा भी इमोशंस ना हो, बहुत ही क्रूर किस्म का व्यक्ति हो, किसी के दुख दर्द परेशानी को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, मानने को तैयार ना हो, और दूसरों से बहुत खराब आचरण रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है? कैलस है।
ओ यू एस पे खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ओ यू एस पे खत्म होने वाले सारे वर्ड विशेषण या एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ध्यान रहे कि इनसेंसिटिव या क्रूअल जो वर्ड है ये इसका सबसे अच्छा पर्यायवाची होता है। कैलस सेंटेंस में क्या है, हिज कैलस कमेंट्स, मतलब उसके द्वारा जो कटाक्ष किए गए हैं, जो कमेंट्स किए गए हैं वो बहुत कैलस है, मतलब क्रूर है, बहुत खराब हैं, जिनकी वजह से मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूँ, मेड मी हेट हिम। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड निगेटिव है, ध्यान रखिएगा ये वर्ड पूरी तरीके से निगेटिव सेंस में यूज होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है संवेदनहीनता या क्रूर होना। आजकल आप देख रहे हैं लोग बहुत क्रूर होते जा रहे हैं एनिमल्स के प्रति, और उनको चोट पहुंचा देते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को, कैट्स को, जानवरों को जरा सी बात पे लोग मार देते हैं। तो कैसा बिहेवियर है लोगों का, इनसेंसिटिव है। किसी भी समाज में ऐसा बिहेवियर बहुत खराब माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी सोसाइटी अगर एनिमल्स के प्रति अच्छी नहीं है, अगर एनिमल्स के प्रति आपके अंदर संवेदनशीलताएँ नहीं है, तो फिर आप बहुत अच्छे समाज से बिलॉन्ग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी जो है वो डिग्रेडेशन में जा रहा है, मतलब सोसाइटी आपकी गर्त में जा रही है और बहुत खराब हो रहा है, आने वाला समय और खराब होता जाएगा। एनीवेज़ चलिए अगला वर्ड है क्यूबरसम। क्यूबरसम का मतलब है हेवी और लार्ज एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज़। एन एस्ट्रोनॉट सूट इज वेरी क्यूबरसम। क्यूबरसम का मतलब होता है ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है दिक्कतों से भरा हुआ, बहुत दिक्कत है। इसका मतलब है कोई चीज़ में बहुत भारी चीज़ हो, जो बहुत हैंडल करने में बड़ी मुश्किल हो, जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो और बहुत मुश्किल से उसे कैरी किया जा सके, ऐसी चीज़ को हम क्यूबरसम कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जिसको हैंडल करना, संभालना, उठाना, उसे कैरी करना, उसे रखना बहुत कष्टदायी कार्य हो, जिसमें बहुत दिक्कत हो आपको। अगर दिक्कत ज़्यादा है इसका मतलब क्यूबरसम है, ठीक है? एस्ट्रोनॉट का जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन लोगों का जो सूट होता है, जो सूट वो पहनते हैं जिसकी वजह से वो जो है बाहर के रेडिएशन से और ब्रीथलेसनेस से बच सकें। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो ब्रीथलेसनेस जो है हो जाएगी, बिना ऑक्सीजन के आप जी नहीं पाएँगे। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नहीं होने पे बॉडी आपका तुरंत के तुरंत जो है बिल्कुल जो है एक बहुत ख़राब स्टेट में चला जाएगा, तो और आपकी मृत्यु हो सकती है या हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए जो सूट पहनते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो बहुत भारी होता है, उसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दिक्कत होती है उसमें। तो इसीलिए क्यूबरसम वर्ड इस बात को समझाने के लिए इस सेंटेंस में बिल्कुल सही यूज़ किया गया है। देखिए ये एक एडजेक्टिव है और इसके पहले एडवर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है? क्यूबरसम के पहले देखिए क्या आया है? एडवर्ब आया है, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक इन मीनिंग्स के साथ ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं इसके बाद। देखिए फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। फिफ्थ है डोरमेंट, सिक्स्थ है क्लैंडस्टाइन और सेवेंथ है फॉर्मिडेबल। डोरमेंट का मतलब है टेम्परेली इनएक्टिव और इनऑपरेटिव, ठीक है? इनऑपरेटिव भी कहा जा सकता है। अ वोल्केनो दैट इजंट करेंटली इरप्टिंग इज डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब है जो कुछ समय के लिए या कुछ समय से एक्टिव ना हो या मृत हो गया हो, या उसमें कोई जान नहीं हो, या वो बिल्कुल भी एक्टिव ना हो और किसी प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया ना दिखा रहा हो, शो ना कर रहा हो, उसे हम कहते हैं डोरमेंट। जैसे कि कई ऐसे वॉल्केनो या कई ऐसे जो है माउंटेन्स हैं, कई ज्वालामुखी हैं जो इरप्ट नहीं हो रहे हैं बहुत समय से। उस वॉल्केनो में, उस ज्वालामुखी में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, कोई इरप्शन नहीं हुआ है, वो ज्वालामुखी फटा नहीं है, तो वो कैसा हो गया है? डोरमेंट हो गया है, मतलब मृत हो गया है या एक्टिव नहीं है। तो इनएक्टिव होना क्या कहलाता है? डोरमेंट कहलाता है। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, पूरी तरीके से कोई प्रतिक्रिया या क्रिया का ना होना, डोरमेंट कहलाता है, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं इस वर्ड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं हमारे यहाँ, एक आम इंसान की कितनी भी समस्या हो, कितनी भी हो हल्ला हो, लेकिन पॉलिटिशियंस काफ़ी हद तक इनएक्टिव ही होते हैं, डोरमेंट। ये सिर्फ़ बोलते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। तो डोरमेंट होते हैं मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं और पूरी तरीके से कोई वर्क करना पॉलिटिशियंस को नॉर्मली पसंद नहीं होता है। और इसके अलावा जो है बाकी हर स्रोत से जो है फ़ायदा मिले, ये ऐसी सोच नॉर्मली पॉलिटिशियंस की होती है। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन, मतलब केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली स्पेशली बिकॉज़ इलिसिट। आई डोंट लाइक क्लैंडस्टाइन वेज ऑफ वर्किंग। क्लैंडस्टाइन का मतलब है छुपे हुए तरीके से कार्य करना, किसी बात को छुपा करके रखना, क्योंकि वो इलिसिट है या एमोरल है या गलत है या नैतिकता के खिलाफ है।
तो आई डोंट लाइक क्लैंडस्टाइन वेज ऑफ वर्किंग, मुझे क्लैंडस्टाइन मतलब छुपा करके कोई वर्क करना पसंद नहीं है, ये सेंटेंस कह रहा है। तो क्लैंडस्टाइन जो है ये नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है, और क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज़ को छुपा करके रखना या कोई कार्य छुपा करके करना क्योंकि वो गलत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई लोग क्लैंडस्टाइन एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ऐसा है, इतना जो है पैसा लो और हमारा ये काम कर दो। तो ये क्लैंडस्टाइन क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ एक तरह से छुपा हुआ, ठीक है, सीक्रेट। ये जनरली नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मिडेबल का मतलब है इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और कैपेबल। थानोस इज अ ट्रूली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट ऑफ एवेंजर्स। देखिए ये एग्जांपल आपकी समझ के हिसाब से रखा गया है, आपको समझ में आएगा आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्वल स्टूडियोज पॉपुलर है लोगों में, तो ऐसे आपको याद रखना आसान रहेगा कि थानोस एक कैरेक्टर था, वो बहुत फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था एवेंजर्स का, बहुत ताकतवर ओपोनेंट था, बहुत इंप्रेसिव था, बहुत बड़ा था, इंप्रेसिवली लार्ज था, पावरफुल था, इंटेंस था, कैपेबल था। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ताकतवर है और अपने दुश्मनों के दिमाग में फ़ियर, डर उत्पन्न करता है, तो उसे हम कहते हैं ये कैसी चीज़ है? ये फ़ॉर्मिडेबल है। मतलब एक अच्छा खासा सशक्त व्यक्ति है या हमारा ओपोनेंट है या दुश्मन है जिसे कहते हैं, ठीक है? तो फ़ॉर्मिडेबल का मतलब होता है इम्प्रेसिवली लार्ज या बहुत स्ट्रॉन्ग, जो दूसरों के मन में डर पैदा करे, ठीक है? इसीलिए देखिए थानोस जो कैरेक्टर है वो इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि उसने एवेंजर्स को सबको मिला करके कंबाइंड फाइट में भी काफ़ी बुरी तरह से हराया था। ऐसा मूवीज़ में दिखाया गया है, ठीक है? तो देखिए कई चीज़ें हम रिलेट करते हैं चीज़ों से, जिससे याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है? आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये वर्ड्स जो हैं सब प्रीवियस पेपर्स से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए गए हैं और आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं इसलिए। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज अंडरलाइन सेगमेंट जो है उसमें हमें देखना है कि कोई गलती है कि नहीं है, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट देखना है, उस मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करना है। ये ग्रामर और लॉजिक और वोकेबलरी के बेस पर दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ये चीज़ है जो हमें डिसाइड करनी है। चलिए अब इसके बाद आते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस पेपर्स के, ताकि बहुत सारे हमें लॉजिक्स और क्लियर हो जाए ग्रामर वोकेबलरी के। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इस सेंटेंस में देखिए इतना पार्ट आपको दिख रहा है जो अंडरलाइन है, इसमें से हमें चूज करना है कि जो लिखा है वो सही है अगर, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मतलब थर्ड वाला, और अदरवाइज इन बचे हुए 1, 2 और फोर्थ ऑप्शंस में से कौन सा हिस्सा इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर रख दिया जाए, जिससे अंडरलाइंड पार्ट जो है सेंटेंस का वो सही हो जाए या पहले से ज्यादा ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट हो जाए, ठीक है? तो देखिए सेंटेंस के मीनिंग रीड करते हैं पहले। द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM टू 5 PM, ये सेंटेंस कह रहा है। इंटरव्यूज जो हैं वो होंगे या घटित होंगे या इंटरव्यूज लिए जाएंगे बिटवीन 11 AM से 5 PM के बीच में। अब देखिए सेंटेंस में हमें ये चेक करना है इतने पार्ट, मतलब 1, 2, 3 और 4, इन 4 पार्ट्स में कोई गलती है या नहीं है। विल बी हेल्ड फ्रॉम, will be held at, will hold during। अब यहाँ पर सेंटेंस में ये दी गई है यहाँ से यहाँ तक की रेंज, और क्या लगा है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन कौन सा यूज किया गया है? टू। अब देखिए एक बहुत अच्छा ग्रामर का लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कंजंक्शन का कोरिलेटिव है। बिटवीन प्रीपोजिशन के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, भले ही सुनने में टू सही लगे लेकिन बिटवीन के साथ हमेशा टू की जगह पर इस्तेमाल हमेशा एंड ही होता है। इसलिए यहाँ पर बिटवीन के साथ अगर एंड लिखा होता तो सही होता, जो कि नहीं लिखा है, इस वजह से टू वाला पॉइंट जो है ये गलत साबित हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब विल बी हेल्ड फ्रॉम, विल बी हेल्ड एट किसको बताता है? लोकेशन को बताता है, और यहाँ लोकेशन की बात नहीं की जा रही है। ये क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है टाइम। टाइम की क्या बता रहे हैं? रेंज बता रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब टाइम की रेंज बताते हैं इतने से इतने समय के बीच में, तो अगर आप यहाँ बिटवीन लगाएंगे तो वहां या तो एंड लगाए, लेकिन एंड तो ऑप्शन में है नहीं,
तो इस वजह से ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल हमेशा फ्रॉम के साथ किया जाता है। इस लॉजिक का आंसर हमने आपको दे दिया है। और इसके बेस पे अगर फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, विल होल्ड ड्यूरिंग, तो द इंटरव्यूज विल होल्ड ड्यूरिंग नहीं होगा, विल के साथ हेल्ड होना चाहिए था। फिर अगर इन दैट केस तो ये भी सही नहीं बैठा है, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि विल बी हेल्ड या ऐसा कुछ होना चाहिए था जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द आंसर दैट इज विल बी हेल्ड फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, तो विल बी हेल्ड बिटवीन की जगह पे क्या आ जाएगा, विल बी हेल्ड, यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम के साथ टू प्रीपोजिशन बिल्कुल सही बैठती है। अगर बिटवीन सही होता तो यहाँ एंड होना चाहिए था, जो यहाँ पर मौजूद नहीं मिला हमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है पर्यायवाची ढूंढना है, मतलब सिनोनिम ढूंढना है। और सिनोनिम किसका ढूंढना है, इमर्स शब्द का हमें पर्यायवाची ढूंढना है। पहला वर्ड है इसके लिए इमीडिएट, दूसरा है इमोरल, तीसरा है सबमिशन और चौथा है सबमर्ज। इनमें से कौन सा वर्ड है जो इमर्स वर्ड का सबसे अच्छा पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा ये वर्ब है, और वर्ब के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसके मीनिंग में भी सेम होना चाहिए, और अगर साथ में इसके पार्ट ऑफ स्पीच में भी सेम हो तो और अच्छा है। यहाँ देखिए इमीडिएट का मतलब तुरंत के तुरंत होता है, इमोरल का मतलब है नैतिकता से विहीन या बिना नैतिकता के, सबमिशन का मतलब है कहीं पर किसी के सामने हाथ पैर जोड़ना या किसी जगह पर बिल्कुल सरेंडर कर देना, दैट इज सबमिशन कहलाता है। ठीक है, या किसी वर्क को सबमिट करना मतलब कार्य को कंप्लीट करके उस व्यक्ति को वापस प्रेजेंट कर देना कि भाई ये काम तुम्हारा हो गया, उसे भी सबमिशन कहते हैं। रिपोर्ट का भी सबमिशन होता है। ठीक है, सबमिट करने से बना है। तो देखिए यहाँ आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब आते हैं आंसर्स पे। तो देखिए आंसर क्या निकला, सबमर्ज, क्योंकि इमर्स का मतलब होता है पानी में किसी चीज को डुबा देना पूरी तरीके से। ठीक है, इसीलिए धीरे से पानी में किसी चीज को डुबा दिया तो दैट इज आपने क्या किया, इमर्स कर दिया। ठीक है, तो इमर्स का मतलब होता है सबमर्ज हो जाना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सब एक वर्ड है, मर्ज एक है, ये पानी के लिए यूज किया जाता है, इमर्स का सिनोनिम है। तो फोर्थ ऑप्शन सबसे अच्छा आंसर था। देखिए थर्ड वाला कहता है ये ईडियम का मीनिंग बताना है, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है रेयर साइड, दूसरा नोबल बर्थ, तीसरा है बैड मूड और चौथा है वीक पर्सन। ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल, रॉयल फैमिली या बहुत पढ़े लिखे पैसे वाले समृद्ध परिवार में किसी व्यक्ति का पैदा होना जो होता है उसे कहा जाता है ये ब्लू ब्लड का व्यक्ति है। मतलब इसके अंदर रॉयल्टी का ब्लड है और ये किसी बहुत बड़े राजघराने से संबंधित व्यक्ति है, ये मीनिंग निकलेगा इसका। तो राजघराने की जो हिंदी जो है उसकी जो इंग्लिश वाला पार्ट है, राजघराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लू ब्लड या रॉयल होना। ठीक है, तो ये मीनिंग निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आपको वर्ड दिख रहे हैं उनमें देखिए क्या आंसर बनेगा, दैट इज नोबल बर्थ होना चाहिए, क्योंकि नोबल बर्थ नोबिलिटी से बना है। नोबिलिटी का मतलब भी समृद्ध जो हिस्सा समाज का हुआ करता था किसी जमाने में, एरिस्टोक्रेसी कहते थे, बहुत पैसे नाम शोहरत वाले लोग, उन्हें नोबिलिटी क्लास कहा जाता था, उसी से बना है नोबल। ठीक है, तो नोबल बर्थ मत मीन्स ब्लू ब्लड मतलब रॉयल्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक ऑफ फीलिंग, किसी भी तरीके की संवेदनहीनता को क्या कहा जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए ये क्वेश्चन है। लैक ऑफ फीलिंग क्या कहा जाएगा? सिंपैथी, अपैथी, टेलीपैथी या एम्पैथी? देखिए चार वर्ड दिए गए हैं, मैं आपको मीनिंग बताना चाहूंगा। सिंपैथी और एम्पैथी पहले ले लेते हैं। सिंपैथी का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति सांत्वना की भावना, उसके साथ बुरा हुआ है, आप उसे सांत्वना दिखा रहे हैं, लेकिन वो अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति है, मतलब रिलेटिव है, तो उसके प्रति जो भावना है आपके अंदर जो है दुखद भावना है, उसके साथ बुरा हुआ और खुद भी आप दुख महसूस कर रहे हैं, तो आप उसे सिंपैथी दिखाते हैं, मतलब सांत्वना दे रहे हैं, सिंपैथी आपको फील हो रही है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप खुद नहीं फील कर रहे हैं लेकिन आप मानते हैं किसी के साथ भी कुछ बुरा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, ये एम्पैथी है। मतलब आपका वो रिलेटिव नहीं है, वो आपका कोई परिचित व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी के साथ भी कोई चीज़ न्यूज़ में आपने देखी, बुरा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी के साथ बुरा हुआ और आप कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये फीलिंग जो है जिसमें रिलेटिव्स इन्वॉल्व ना हो उसे एम्पैथी कहा जाता है। रिलेटिव्स के लिए कहा जाए तो सिंपैथी है। और टेलीपैथी का मतलब होता है कि दिमाग से दूसरे दिमाग को पढ़ लेना, आप कह सकते हैं टेलीपैथी एक तरीके के
से रिलेटेड बात होती है। ये एक हाइपोथेटिकल एक पॉइंट होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच के उसके बारे में जान ले तो टेलीपैथिक है, अपनी बात उसे विचारों के थ्रू बता सकें तो उसे टेलीपैथी कहा जाता है। और एपैथी वर्ड बचा जो कि आंसर होगा इसमें, दैट इज एपैथी मीन्स लैक ऑफ फीलिंग, मतलब संवेदनहीनता, मतलब क्रूअल होना, एपैथी की फीलिंग होना, ठीक है, ये मीनिंग है, ये वर्ड निगेटिव है जो इसका आंसर बना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, अगला वर्ड है फ्रिवलस। फ्रिवलस का जो मतलब होता है उसका हमें ऑपोजिट मीनिंग देखना है। देखिए ऑपोजिट होना चाहिए फ्रिवलस का। फ्रिवलस का जो भी मीनिंग है उसका ऑपोजिट है। पहला वर्ड है क्वाइट, दूसरा है वाइज, तीसरा है आइडियल और चौथा है प्रिटी। फ्रिवलस वर्ड का मतलब होता है फूल, बेवकूफ या मंद बुद्धि, या जो डिसीजन ना ले पाए, या जिसे गंभीरता बिल्कुल ना हो जिस व्यक्ति के अंदर, जो मस्करेपन की बात करे और एक जगह पे स्टेबल ना हो किसी बात को लेकर के, दैट इज फूल, या आप कह सकते हैं मंद बुद्धि। तो क्वाइट का मतलब तो आप जानते हैं चुप हो जाना, और जो होता है ये आइडियल का मतलब है एक जगह बैठे रहना, कोई काम ना करना। प्रिटी का मतलब आप जानते ही हैं, तो सबसे बेहतर आंसर क्या हो गया, वाइज हो गया, क्योंकि वाइज का मतलब है डिसीजन लेने की पावर होना, नॉलेजेबल होना। फ्रिवलेस का मतलब अगर फूल है तो वाइज का मतलब है इंटेलिजेंट होना और डिसीजन लेने की व्यक्ति के अंदर क्षमता होना, पावर होना, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो गया, वाइज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामेटिकल एरर हमें इसमें फाइंड करना है कि कौन सी सेंटेंस के हिस्से में है। फिलिप वॉज टू प्राउड फॉर एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। फिलिप इतना ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा था, इतना ज़्यादा अपने आप को पैसा नाम शोहरत से और की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा था कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर अहम की भावना आ गई थी, और इसीलिए वो किसी तरीके का दोस्ती का हाथ बढ़ाने से डर रहा था या नहीं चाहता था दोस्ती करना। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, दूसरा है फिलिप वॉज, तीसरा है फॉर एक्सटेंडिंग और फोर्थ है टू प्राउड। तो ध्यान रखिएगा हमेशा टी ओ ओ एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा कोई चीज का होना जितना नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा। तो टी ओ के साथ जनरली टू प्रीपोजिशन का यूज होता है और फॉर का यूज नहीं होता है। हमने आपको आंसर यही बता दिया। अब चलिए आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या बनता है आंसर। तो देखिए जो मैंने बताया था वही आंसर है कि टी ओ के बाद एक एडजेक्टिव आता है। तो अब देखिए एडजेक्टिव के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा। इतना ज़्यादा प्राउड था कि वो किसी के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं चाहता था, किसी प्रकार की दोस्ती करना नहीं चाहता था, ये मीनिंग है। इसीलिए टू के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यहाँ फॉर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसलिए सही आंसर क्या होगा इसकी जगह पे, टू EXTEND, extend a hand of friendship. Philip was too proud to extend a hand of friendship. ये मीनिंग सेंटेंस का हो जाएगा, इसीलिए फॉर एक्सटेंडिंग की जगह पे टू एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। टी ओ के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है और टी ओ के साथ हमेशा इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है। ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर वाला, ये भी है। सेवेंथ वाला कह रहा है गो टू द 9th ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक अ शार्पेस्ट टर्न टू रीच बनीज हाउस ऑन द राइट। ये कह रहा है कि 9th ब्लॉक पे पहुंच करके, उस मोहल्ले में उस जगह पर पहुंच करके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए और एक शार्पेस्ट टर्न लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, जिससे आप बनी के हाउस पे पहुंच जाएंगे जो कि राइट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को आप एड्रेस बता रहे हैं, इस सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, गो टू द 9th ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक अ शार्पेस्ट टर्न, टेक अ शार्पेस्ट टर्न टू रीच बनीज हाउस ऑन द राइट। तो यहां पर किसी को क्या बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एड्रेस बताने के लिए सेंटेंस देखिए एड्रेस बताने जैसा लग रहा है, जिसमें से हमें देखना है फर्स्ट में ऑन द राइट, गो टू द 9th ब्लॉक, तीसरा बनीज हाउस और चौथा है टेक अ शार्पेस्ट टर्न। इनमें से कोई एक हिस्सा गलत है। ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसी तरह से 9th, इन सब के पहले द का यूज किया जाता है, क्योंकि आधा
अल्फाबेट है और आधा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके सबके साथ द आता है, तो देखिए यहाँ द लिखा है तो ये हिस्सा सही है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट होता है तो ऑन प्रीपोजिशन सही है साइड, एंड टेक। अब क्योंकि सेंटेंस में गो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए एंड के बाद भी सेम होना चाहिए। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, वही है, ठीक है। यहाँ पर अ शार्पेस्ट टर्न टू रीच, रीच के लिए टू यूज होता है ऑन द राइट साइड, ये भी सही है। और प्रॉपर नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन शार्पेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और ध्यान रखिएगा ये कौन सा एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी होती है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज करने की बात अगर कही जाए तो ऐसी परिस्थिति में 3 या 3 से ज्यादा लोगों का जिक्र होना चाहिए, तभी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है, वरना नहीं, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसीलिए यहाँ शार्पेस्ट नहीं होगा, इसकी जगह पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि है शार्प टर्न। तो क्या हो जाएगा कि गो टू द 9th ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक अ, ये देखिए इतना हिस्सा हट जाएगा, और टेक अ शार्पेस्ट टर्न में क्या हो जाएगा, टेक अ शार्प टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ शार्पेस्ट की जगह पे सही क्या होगा, शार्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया जाना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए कहा गया, एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव, दो के लिए कंपैरेटिव, और 3 या 3 से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इस सेंटेंस में कोई कंपैरिजन है नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करेंगे जो कि है शार्प, और इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या है, शार्पर और शार्पेस्ट, ठीक है। इसलिए शार्पेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक। टेक अ शार्प टर्न होगा। इसके बाद हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक। देखिए 8 क्या कह रहा है, द हीलिंग केयर या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट कैन नॉट बी अ पिनाका फॉर ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये हीलिंग या केयर या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पिनाका नहीं हो सकता, मतलब रामबाण नहीं हो सकता हर प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। सांस से लेने से संबंधित जितनी प्रकार की समस्याएं या इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट रामबाण नहीं हो सकता। सेंटेंस का हिंदी का ये ट्रांसलेशन बन रहा है, ठीक है। तो हीलिंग के लिए या केयर या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, इनमें से कौन सा वर्ड हो सकता है, तो जाहिर सी बात है आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक तरीका हर प्रकार की रेस्पिरेशन से रिलेटेड इन्फेक्शंस के लिए रामबाण नहीं हो सकता, तो यहाँ फिर आप ट्रीटमेंट की ही बात कर रहे होंगे। ट्रीटमेंट मतलब जो दवा दारू का तरीका है, जो उस बीमारी को सही करने का तरीका, ये एक तरीका हर प्रकार के इन्फेक्शंस के लिए सही पर्याप्त नहीं हो सकता या रामबाण सिद्ध नहीं हो सकता। पिना का मतलब क्या होता है, रामबाण होना, ठीक है। पिना का, पिनासिया लिखा जाता है, पढ़ा जाता है पिना का, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग भी नहीं होगा, केयर भी नहीं होगा, डायग्नोसिस भी नहीं होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। आज देखिए वोकेबलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए, और साथ में हमने ग्रामर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए, और साथ में अलग-अलग वोकेबलरी को लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस किया, जिसमें अलग-अलग तरीके के मिलते-जुलते और कुछ स्पेसिफिक मीनिंग वाले वर्ड्स भी थे। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अलग-अलग तरीके के एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए, ये पहले पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं। उन्हीं पॉइंट से संबंधित हैं जो मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू एंड टेक केयर।